हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस लेक्चर। और आज के लेक्चर में हम 101 क्वेश्चन से शुरू कर रहे हैं। हमने ऑलरेडी 100 तक के क्वेश्चन डिस्कस कर लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 50 से क्वेश्चन नंबर 100 तक हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है और अब हम क्वेश्चन नंबर 101 से 150 तक के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो हम ऑलरेडी डिस्कस कर रहे हैं 2018 दिसंबर का सेकेंड पेपर 2 फॉरेंसिक साइंस। ठीक है, दिसंबर का हम 2018 दिसंबर का पेपर कवर कर रहे हैं, पेपर 2 डिस्कस कर रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 101 है, ये जो आपका म्यून चान सेन सिंड्रोम है। यस, ये आपका जो म्यून चान सेन सिंड्रोम है, आप इसे कैसे भी पढ़ते हो, दैट इज म्यून चान सेन सिंड्रोम, जिसे आप कहते हो प्रॉक्सी एमएसपीबी सिंड्रोम। ठीक है, बाय प्रॉक्सी एमएसपीबी सिंड्रोम। ये कौन सा सिंड्रोम है या ये कौन सी बीमारी है? म्यून चान सेन सिंड्रोम और म्यून चान सेन जो कि एक बीमारी है और जिसे आप प्रॉक्सी एमएसपीबी भी कहते हो। एमएसपीबी मीन्स म्यून चान सेन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। एमएस बाय म्यून चान सेन सिंड्रोम, पीबी मीन्स बाय प्रॉक्सी। तो ये कौन सी बीमारी है? सो ये ऑप्शन है आपके पास, साइकेट्रिक कंडीशन इन विच यंग चिल्ड्रन, ओके या साइकेट्रिक कंडीशन इन विच यंग चिल्ड्रन ग्रो मॉस्टैच। ये तो कोई साइकेट्रिक सिचुएशन नहीं होती जिसमें यंग चिल्ड्रन को मॉस्टैच आ जाती है, मूछें आ जाती है। मदर deliberately cause injuries to her child to gain attention, कि कोई माँ जानबूझ के अपने बच्चे को इंजरी कॉज करे अटेंशन गेन करने के लिए। एनी पर्सन मेल और फीमेल कॉज इंजरी टू हिमसेल्फ टू गेट मेडिकल लीव, अगर खुद को मेडिकल लीव चाहिए तो खुद को इंजर करना। वन सिबलिंग बीट्स अनदर टू गेन अटेंशन, एक कोई भी एक बच्चा अपने ही भाई या बहन को मारता है अटेंशन लेने के लिए। ठीक है, तो इनमें से कोई एक आंसर करेक्ट है, जिसे हम कहते हैं म्यून चान सेन सिंड्रोम बाय प्रॉक्सी। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है आपका आंसर नंबर 2, जिसमें जो मदर है वो डेलिबरेटली मीन्स जानबूझ के अपने बच्चे को इंजरी कॉज करती है जस्ट टू गेन अटेंशन, ताकि उसे अटेंशन मिले। उसे अटेंशन चाहिए होती है, इसलिए वो अपने छोटे बच्चे को इंजर करती है। और ये एक साइकेट्रिक कंडीशन है, एक दिमागी बीमारी है, जिसे आप कहते हो एमएसपीबी बाय प्रॉक्सी और एमएसपीबी। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। Okay, iotropic iatrogenic injury, that is iatrogenic injuries are, तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है आई गेस, कि iatrogenic या iatrogenic इंजरीज वो इंजरीज होती हैं जो जब कोई डॉक्टर इलाज कर रहा होता है और वो इंजरीज बनती है। यहाँ पे ऑप्शन है आपके पास, प्रोड्यूस्ड बाय सेल्फ, प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग डिफेंस, प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर्स, प्रोड्यूस्ड बाय क्वालिफाइड क्रैक्स। तो ये है प्रोड्यूस बाय डॉक्टर्स। अगर आपके इलाज के समय या आपके ऑपरेशन के टाइम पे अगर कोई इंजरी हो जाती है, उसे हम कहते हैं iatrogenic इंजरीज। ठीक है, जो कि डॉक्टर के वजह से या डॉक्टर प्रोड्यूस करता है, तो इट इज प्रोड्यूस्ड बाय डॉक्टर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे मैच करना है। ठीक है, आपको 2 लिस्ट मिली हुई है यहाँ पे, यू हैव टू मैच दैट लिस्ट। ये कौन सा नंबर है? क्वेश्चन नंबर 103। तो क्वेश्चन नंबर 103 में आपने मैच द फॉलोइंग करनी है, मैच करना है। तो यहाँ पे आपके पास कुछ ऑप्शन है, लाइक PM40 नाइफ एंड चेन मेल ग्लोव्स, टी शेप चिजेल और ब्रेन नाइफ। तो फर्स्ट जो है P40 नाइफ, P40 नाइफ क्या है? P40 नाइफ इज कॉमनली यूज्ड इन UK बट नॉट इन इंडिया। PM40 नाइफ इज यूज्ड इन UK, इंडिया में यूज नहीं होता। ये नाइफ आई थिंक पोस्टमार्टम के लिए यूज किया जाता है। सेकेंड है चेन मेल ग्लोव्स। सो चेन मेल ग्लोव्स इज यूज्ड फॉर कंडक्टिंग ऑटोप्सी ऑन HIV पेशेंट्स। तो वो पेशेंट्स जो HIV पॉजिटिव हैं, उनकी ऑटोप्सी के टाइम में ये ग्लोव्स पहने जाते हैं, दैट इज चेन मेल ग्लोव्स। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टी शेप्ड चिजेल। टी शेप्ड चिजेल इज यूज्ड फॉर स्प्रिंगिंग ऑफ द स्कल कैप। स्कल कैप को क्या करने के लिए? हटाने के लिए ये टी शेप्ड चिजेल का यूज किया जाता है। नेक्स्ट इज ब्रेन नाइफ। तो ब्रेन नाइफ may be used in section of lung और लिवर और लंग का सेक्शन करने के लिए आप ब्रेन नाइफ यूज करते हो। तो यहाँ पे आप A लिख लो, A एंड देन
बी एंड देन सी, फिर ये हो गया डी। ठीक है, तो ये सारा आपका करेक्ट मैचिंग था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 104। Which of the following are true regarding cadaveric spasm? तो इसमें आपको ट्रू देखना है जो कि कैडेवरिक स्पाज्म के रिगार्डिंग ट्रू हो। ठीक है, तो क्या क्या ऑप्शन है आपका? मिमिक्स हीट राइगर, जो कैडेवरिक स्पाज्म है वो हीट राइगर को मिमिक करता है, ये कह रहा है। ऑकर्स व्हेन पर्सन वाज स्लीपिंग एट द टाइम ऑफ डेथ, ऑकर्स इंस्टेंटली आफ्टर डेथ, मॉलिक्यूलर डेथ डज नॉट ऑकर। तो ये हमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है कि जो कैडेवरिक स्पाज्म है वो तब आता है जब इंस्टेंट डेथ हो जाती है, इंस्टेंटली डेथ हो जाती है, और जो पर्सन जिस सिचुएशन में रहता है उसी सिचुएशन में अटक जाता है, तो इट ऑकर्स इंस्टेंटली हो जाता है आफ्टर डेथ। एंड मॉलिक्यूलर डेथ डज नॉट ऑकर, और तब तक मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई होती है। यही दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो कैडेवरिक स्पाज्म के रिगार्डिंग ट्रू है। तो ये ऑप्शन देख लो, थर्ड एंड फोर्थ, यस, ये आपका करेक्ट ऑप्शन है कि कैडेवरिक स्पाज्म क्या होता है? कैडेवरिक स्पाज्म तब होता है जब मॉलिक्यूलर डेथ नहीं हुई होती और इंस्टेंटली आती है। ये जो डेथ है, जब डेथ इंस्टेंटली आती है तो वो पर्सन उसी सिचुएशन में अटक जाता है, स्टिफनिंग हो जाती है बॉडी में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फेटल हाइपोक्सिया ऑकर्स व्हेन ऑक्सीजन सैचुरेशन ऑफ आर्टेरियल ब्लड ड्रॉप्स टू। तो जब फेटल हाइपोक्सिया कब होता है? हाइपोक्सिया वो सिचुएशन है जब ऑक्सीजन कम हो जाता है, और फेटल मीन्स ऐसा हाइपोक्सिया जिसमें कोई पर्सन मर सकता है। तो फेटल हाइपोक्सिया ऑकर्स व्हेन ऑक्सीजन सैचुरेशन, जब ऑक्सीजन की सैचुरेशन आर्टेरियल ब्लड में ड्रॉप होती है। तो कितनी ड्रॉप होती है? तो यहाँ पे अभी आपने कोविड के सिचुएशन में बहुत ऑक्सीजन सैचुरेशन के बारे में पढ़ा होगा कि ऑक्सीजन का लेवल कम हो जाता है, ऑक्सीजन का सैचुरेशन हम चेक करते हैं, राइट। तो फेटल हाइपोक्सिया कब होती है? जब आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन आर्टेरियल ब्लड में कितना ड्रॉप होना चाहिए। तो ये आपसे आंसर पूछ रहा है कि कितना आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन सैचुरेशन कम होगा तो फेटल हाइपोक्सिया हो जाएगा। मींस इतना सिचुएशन ऐसा हो जाए कि वो इंसान मर सकता है ऑक्सीजन की कमी से। तो ये होता है 70 mmHg। अगर ये आर्टेरियल ब्लड ड्रॉप हो जाता है, आर्टेरियल ब्लड में ऑक्सीजन अगर 17 mmHg ड्रॉप होता है तो फेटल हाइपोक्सिया की सिचुएशन बन जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है फॉस्फाइन लिबरेटेड इन द स्टमक इन एल्यूमिनियम फॉस्फाइड पॉइजनिंग इट इज टॉक्सिक टू ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे वर्ड आ गया है एक्सेप्ट। तो ये क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे, ध्यान से पढ़ेंगे। कौन से पॉइजनिंग की बात हो रही है यहाँ पे? फॉस्फाइन, यहाँ पे हो रही है एल्यूमिनियम फॉस्फाइन पॉइजनिंग। एल्यूमिनियम फॉस्फाइन पॉइजनिंग में जो फॉस्फाइन लिबरेट होती है स्टमक में, उसके रिगार्डिंग क्या यहाँ पे विच इज एक्सेप्ट। ठीक है, फॉस्फाइन लिबरेटेड इन द स्टमक इन एल्यूमिनियम फॉस्फाइन पॉइजनिंग इज टॉक्सिक टू ऑल। तो ये सारे ऑर्गन्स में से एक ऐसा ऑर्गन है जिसके लिए यह फॉस्फाइन क्या है? आपका टॉक्सिक नहीं है। ये फॉस्फाइन जो बन रही है, जो फॉस्फाइन लिबरेट हो रही है एल्यूमिनियम फॉस्फाइन की पॉइजनिंग से, इस ऑर्गन को कोई लेना देना नहीं है, कोई पॉइजनिंग नहीं होगी। इसके अलावा जो 3 ऑप्शन है उसके लिए ये टॉक्सिक है। ठीक है, तो कौन सा है वो ऑर्गन? वो ऑर्गन है हार्ट। हार्ट को कोई फर्क नहीं पड़ता फॉस्फाइन से। जो एल्यूमिनियम फॉस्फाइन पॉइजनिंग में जो फॉस्फाइन निकल रही है, स्टमक में लिबरेट हो रही है, उससे हार्ट को कोई मतलब नहीं है, उसको कोई दिक्कत नहीं होनी है, क्योंकि यहाँ पे एक्सेप्ट वर्ड आया है, राइट। तो जो लंग्स हैं, लंग्स में इस फॉस्फाइन गैस का क्या असर होगा? यहाँ पे आपको पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, पल्मोनरी एडिमा देखने को मिलेगा, और हेमोरेज, देखने को मिलेगा। ठीक है, इसके अलावा लिवर में क्या असर होगा? लिवर में फैटी डिग्रेडेशन हो जाएगा, इसीलिए टॉक्सिक है ये। फैटी डिग्रेडेशन हो जाएगा, ओके। इसके अलावा नेक्रोसिस, वहां की सेल्स मर जाएंगी। तो ये असर होता है फॉस्फाइन गैस का। इसके अलावा जो किडनीज है उसमें डिफ्यूज ट्यूबुलर डैमेज होगा।
ठीक है, डैमेज लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो सारी चीज़ों को पॉइजनिंग का असर होगा एक्सेप्ट हार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। कंपैरिजन compression of the body within a narrow space resulting in asphyxia is known as। किसी छोटे स्पेस पे अगर कंप्रेशन होता है बॉडी का और उसकी वजह से एस्फिक्सिया के थ्रू डेथ होती है, तो उस डेथ को आप स्पेसिफिकली क्या बोलोगे? ठीक है, अगर एस्फिक्सिया की वजह से डेथ होती है किसी नैरो स्पेस में कंप्रेस होके दब के, तो उसे आप कहोगे वेजिंग। उसे आप क्या कहोगे? वेजिंग। तो इसका मतलब यही होता है कि बहुत क्लोज स्पेस में, नैरो स्पेस में दब के एस्फिक्सिया से मर जाना। तो बाकी आपका ऑप्शन है लाइक चोकिंग। चोकिंग क्या होता है? चोकिंग क्या जब कुछ चीज़ें फंस जाती है आपके एयर पैसेज में, कोई फॉरेन सब्सटेंस obstruct the air passage, और तब एस्फिक्सिया से जब डेथ होती है तब वो चोकिंग कहलाती है। बांसरोला क्या होता है? अ टाइप ऑफ स्ट्रैंगुलेशन बाय स्टिक्स, और लकड़ी के डंडों से अगर कोई स्ट्रैंगुलेशन करता है तो उसे कहते हैं बांसरोला। स्ट्रैंगुलेशन बाय स्टिक्स। ठीक है। बर्किंग क्या होता है? ये एक होमिसाइडल एस्फिक्सिया होता है जिसमें अगर कोई पर्सन कोई ऐसा लाइक पिलो वगैरह यूज करके सफोकेट करता है किसी पर्सन को, एस्फिक्सिया करता है इसके साथ, तब अगर उसकी डेथ हो जाती है तब आप उसे होमिसाइडल एस्फिक्सिया कह सकते हो, या फिर ट्रोमैटिक एस्फिक्सिया भी कह सकते हो, जो कि लोग किसी पर्सन को इंटेंशनली मारने के लिए यूज करते हैं। मूवीज वगैरह में देखा है ना, तकिया फेस में रख दिया, तब तक रखा हुआ जब तक वो पर्सन मर नहीं जाता एस्फिक्सिया से, दैट इज बर्किंग। homicidal asphyxia where both smothering and traumatic asphyxia is used to kill the person, जिसमें क्या क्या यूज होता है? बोथ स्मॉथरिंग एंड ट्रोमैटिक एक्सफिक्सिया। तो ट्रोमैटिक चीज़ें भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि उनके चेस्ट पे ज़्यादा भार रख देना, या फिर उनके फेस पे ज़्यादा भार रख देना जिससे लंग्स काम ना करे, सांस वो ना ले पाए। ये दोनों ही यूज होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। क्या है? असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है? केवलार फाइबर्स वेर इनिशियली यूज्ड फॉर मेकिंग सॉफ्ट बॉडी आर्मर। जो केवलार फाइबर्स होते हैं वो सॉफ्ट बॉडी आर्मर बनाने के लिए इनिशियली यूज किए जाते थे, विच वॉज रिप्लेस्ड बाय अल्ट्रा हाई मॉलिक्यूलर वेट पॉलीथीन फाइबर, जो कि पॉलीथीन फाइबर से रिप्लेस कर दिया गया। केवलार फाइबर रीजन क्या कहता है? केवलार फाइबर इज नॉट सुटेबल टू यूवी लाइट एंड लूजेस इट्स एबिलिटी टू स्टॉप बुलेट इफ वेट। तो जो केवलार फाइबर्स थे वो यूवी लाइट में स्टेबल नहीं थे और अपना एबिलिटी लूज कर देते थे अगर वो गीले हो जाते थे। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट सही हैं, और इसी वजह से ही केवलार फाइबर्स को रिप्लेस कर दिया गया पॉलीथीन फाइबर से, क्योंकि वो गीले होने के बाद अपनी सारी एबिलिटी लूज कर देते थे। तो बोथ assertion and reason are true, and reason is correct explanation for assertion। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 109। क्वेश्चन नंबर 109 आपसे पूछ रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक कैन बी अप्लाइड फॉर एग्जामिनेशन ऑफ सीमेंट सैंपल। तो आपका जो सीमेंट सैंपल है उस पर आप कौन सी एग्जामिनेशन टेक्निक अप्लाई करते हो टू एग्जामिन इट? यूवी विजिबल स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री आप यूज करते हो, IR स्पेक्ट्रोस्कोपी, या एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोमेट्री, या थिन लेयर क्रोमैटोग्राफी। तो ये हमने ऑलरेडी अभी ही प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में ही इसी से रिलेटेड क्वेश्चन डिस्कस किया है कि जो सीमेंट है वो क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर है, क्रिस्टलाइन स्ट्रक्चर सा होता है, और क्रिस्टलाइन मटेरियल को आप एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोमेट्री से एनालाइज करते हो, एग्जामिन करते हो। तो करेक्ट आंसर इज एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोमेट्री।
ठीक है, एक्सरे डिफ्रैक्शन स्पेक्ट्रोमीट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 110, विच पॉलीमर इज मोस्ट कॉमनली यूज फॉर मैन्युफैक्चरिंग फूड ग्रेड कंटेनर्स। तो फूड ग्रेड कंटेनर्स मैन्युफैक्चर करने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है, ये आपने बताना है। कौन सा ऐसा पॉलीमर है जो फूड ग्रेड कंटेनर, जिनमें हम खाना स्टोर करके रखते हैं, फूड ग्रेड कंटेनर्स बनाने के लिए कौन सा पॉलीमर यूज किया जाता है। तो आपका ऑप्शन है पॉलीथीन, पॉलीस्टरीन, पॉलीइथाइलीन टेट्राफैलेट, पॉलीविनाइल क्लोराइड। तो इसका करेक्ट आंसर है पॉलीइथाइलीन टेट्राफैलेट, जो जिसे हम पीईटी भी कहते हैं, जिसे हम पीईटी भी कहते हैं। यही आपका करेक्ट आंसर है, पॉलीइथाइलीन टेट्राफैलेट। सो पीईटी ही फूड ग्रेड कंटेनर्स बनाने के लिए यूज होता है, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं और फूड और बेवरेजेस पैक करने के लिए सबसे ज़्यादा सेफ होते हैं, पॉलीइथाइलीन टेट्राफैलेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 111। तो 111 भी आपका असर्शन रीजन क्वेश्चन है। तो असर्शन क्या कह रहा है, असर्शन कह रहा है असर्शन कह रहा है आपसे कि नार्को एनालिसिस यूजेस सेडेटिव्स एंड हिप्नोटिक्स। सो नार्को एनालिसिस सेडेटिव्स यूज करता है और हिप्नोटिक्स यूज करता है, दोनों ही यूज करता है। नार्को एनालिसिस यूजेस सेडेटिव एंड हिप्नोटिक्स। पर्सन लाई ड्यूरिंग यूजिंग हिज इमेजिनेशन। तो असर्शन क्या बोल रहा है कि नार्को एनालिसिस में हम सेडेटिव और हिप्नोटिक्स वाली दवाइयाँ यूज करते हैं। रीजन क्या है कि वो जो इंसान है वो तभी झूठ बोलेगा जब वो इमेजिन कर पाएगा, ठीक है। अ पर्सन लाइज यूजिंग हिज इमेजिनेशन। तो अगर आप इस इमेजिनेशन को सेडेटिव और हिप्नोटिक्स से स्टॉप कर दोगे तो वो झूठ नहीं बोल पाएगा, ये आपका रीजन कह रहा है। तो असर्शन और रीजन बिल्कुल ट्रू है, और जो रीजन है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। क्या है करेक्ट एक्सप्लेनेशन है असर्शन का। नार्को एनालिसिस में हम इसीलिए ही सेडेटिव हिप्नोटिक्स दवाइयाँ या ड्रग्स यूज करते हैं ताकि वो पर्सन अपनी इमेजिनेशन को मैनिपुलेट करके झूठ ना बोल सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बुक टाइटल्ड एम्स ऑन फॉर्जरी हैज बीन ऑथर्ड बाय। तो ये जो बुक्स है एम्स ऑफ फॉर्जरी किसने लिखी थी, ये जो बुक है एम्स ऑफ फॉर्जरी वो किसने लिखी थी। जोसेफ एम्स ने लिखी थी, हैंस एम्स ने लिखी थी, हैरिस एम्स ने लिखी थी, या डैनियल एम्स ने लिखी थी। सारे के सारे सरनेम में एम्स है तो सब में कंफ्यूज हो सकते हो आप, बट इसका करेक्ट आंसर है डैनियल एम्स। किन्होंने लिखी थी, डैनियल एम्स ने लिखी थी एम्स ऑफ फॉर्जरी। और कब लिखी थी उन्होंने लिखी थी 1900s में, 1900s वाले एरा में इन्होंने ये एम्स ऑफ फॉर्जरी बुक लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 113। अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स। जो अमेरिकन अकेडमी है फॉरेंसिक साइंस की वो कौन से ईयर में एस्टैब्लिश हुई थी, 1948 में, 1928 में, 1918 में और 1938 में। तो कब हुई थी ये अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस एस्टैब्लिश, तो ये हुई थी 1948 में। कब हुई थी, 1948 में अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस, ये एफ है एफएस, AAFS इस्टेब्लिश हुई थी 1948 में, ठीक है। अमेरिकन अकेडमी ऑफ फॉरेंसिक साइंस वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1948 whose headquarters is in कोरलैंडो स्प्रिंग्स, कोरलैंडो में, सॉरी कोलोराडो में, मैंने गलत पढ़ लिया था, कोलोराडो, ठीक है। तो कोलोराडो में इसका हेड क्वार्टर है, हेड क्वार्टर है इसका कोलोराडो में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 114। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कोरैबोरेटिव एविडेंस। तो इनमें से कौन सा ऐसा एविडेंस है जो कोरैबोरेटिव एविडेंस है। अब ये कोरैबोरेटिव एविडेंस क्या होता है, वो एविडेंस जो आपके फर्दर एविडेंस को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो कौन से ऐसे एविडेंस हैं जो कि कोरैबोरेटिव एविडेंस होते हैं, एन एविडेंस दैट सपोर्ट्स अदर एविडेंस, ओके, एन एविडेंस that refutes other evidence, and evidence that associate
an individual with another individual and evidence that links an individual with a particular location. तो जैसे कि मैंने अभी बोला, a corroborative evidence and evidence that supports other evidence, जो दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करते हैं पॉजिटिव मैनर में, या फिर दूसरे एविडेंस को सपोर्ट करने का उनमें वो काबिलियत होती है कि वो दूसरे एविडेंस को सपोर्ट कर सके, वही कोरैबोरेटिव एविडेंस कहलाते हैं, वही कोरैबोरेटिव एविडेंस होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 115, जो कि असर्शन रीजन क्वेश्चन है। असर्शन क्या कह रहा है? RSID ब्लड टेस्ट डिटेक्ट्स ग्लाइकोफोरिन ए। जो RISD डिटेक्शन टेस्ट होते हैं वो क्या डिटेक्ट करते हैं? वो ग्लाइकोफोरिन ए डिटेक्ट करते हैं। ग्लाइकोफोरिन ए इज प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म ऑफ बेसोफिल्स। ठीक है, ये क्या कह रहा है? जो ग्लाइकोफोरिन ए है वो प्रेजेंट होता है बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में। ठीक है, तो पहला क्या कह रहा है कि जो ग्लाइकोफोरिन है वो ब्लड, जो RISD ब्लड टेस्ट होता है उसमें आपको जो RSID ब्लड टेस्ट होता है उसमें ग्लाइकोफोरिन ए डिटेक्ट करता है। ये ब्लड डिटेक्शन का सिस्टम RSID, और ग्लाइकोफोरिन ए है वो कहाँ प्रेजेंट है? साइटोप्लाज्म के बेसोफिल में। और बेसोफिल क्या है? बेसोफिल आपका वाइट ब्लड सेल्स है, ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। बेसोफिल्स क्या होते हैं? वाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ठीक है, जो ग्लाइकोफोरिन होता है वो किसके मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है? वो रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन में प्रेजेंट होता है। ये आपका ग्लाइकोफोरिन ए प्रेजेंट इन RBCs, ये RBCs में प्रेजेंट होता है रेड ब्लड सेल्स में। ग्लाइकोफोरिन इज अ ग्लाइकोप्रोटीन दैट इज प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल्स के मेम्ब्रेन में। और यहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में कह रहा है कि ये किसके साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट है? बेसोफिल के साइटोप्लाज्म में। तो इसका करेक्ट, इनमें से एक ही करेक्ट हो सकता है, क्योंकि या तो वो वाइट ब्लड सेल्स में प्रेजेंट है या तो रेड ब्लड सेल्स, दोनों में भी हो सकता है, बट दोनों में प्रेजेंट नहीं होता। आपका असर्शन ट्रू है और जो रीजन है वो फॉल्स है। तो आप क्या ट्रिक करोगे कि असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स। आपका करेक्ट आंसर है आंसर नंबर 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव चलते हैं। कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर ब्लड आर। ब्लड के लिए कौन कौन सा कन्फर्मेटरी टेस्ट है? क्या कन्फर्मेटरी, हम कौन से टेस्ट की बात कर रहे हैं? हम कन्फर्मेटरी टेस्ट की बात कर रहे हैं। तो ल्यूमिनॉल टेस्ट कन्फर्मेटरी होता है, हेमाटिन क्रिस्टल टेस्ट कन्फर्मेटरी होता है, वैगनर टेस्ट कन्फर्मेटरी होता है, या स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन कन्फर्मेटरी होते हैं। तो ये आपको पता है कि जो ल्यूमिनॉल है, ल्यूमिनॉल आपका प्राइमरी एग्जामिनेशन है या आपका प्राइमरी टेस्ट है। तो ल्यूमिनॉल कहीं भी इंक्लूड नहीं होगा। तो जिसमें 1 है वो एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दिया, ये भी एलिमिनेट कर दिया, और आपको भी ये सारे हैं। ठीक है, हीमन क्रिस्टल टेस्ट से कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन, वैगिनल टेस्ट कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन है, और आपका स्पेक्ट्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन भी कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन है फॉर ब्लड। तो ये सारे के सारे इंक्लूड हो जाएंगे कंफर्मेटरी में। ठीक है, तो यहाँ पे इसे आप देख लो जिसमें सेकंड, थर्ड और फोर्थ सारे हों, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, तो यही आपका करेक्ट आंसर है। कंफर्मेटरी एग्जामिनेशन क्या है? हेमाटिन क्रिस्टल, वैगनर और स्पेक्ट्रोस्कोपिक। ठीक है, तो ये सारे के सारे कंफर्मेटरी एग्जामिनेशंस है।